गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक जो है साधारण भाषा में देखेंगे तो इसको हम लोग एबनॉर्मल भी बोल सकते हैं, यानी कि जो सामान्य नहीं हो, दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में और डिटेल्स जानकारी जानने से पहले थोड़ा सा हम स्त्रियों का गर्भाशय के बारे में आपको बताएंगे, ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में आसान हो। देखिए, जो स्त्री का जो गर्भाशय होता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जहाँ पे हमारा जो बालक बेबी डेवलप होता है, उसको हम लोग यूटेरस बोलते हैं, यानी कि गर्भाशय। तो यूटेरस के ऊपरी भाग में दो ट्यूब होता है, दायां और बायां साइड में, उसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और फैलोपियन ट्यूब जो होता है अंडाकोश यानी ओवरी से जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिए, नॉर्मली जब फीमेल का जो पुरुष का शुक्राणु होता है और जो फीमेल का जो अंडा होता है, जो जब आपस में जुड़ जाता है, उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फिर अंडा जो होता है, फर्टिलाइज जो एग होता है, वो फैलोपियन ट्यूब से होते होते फिर वहां से वो चल के फिर गर्भाशय में आके जुड़ जाता है, तो उसको हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और फिर वहां से प्रेगनेंसी कंटिन्यू होता है, यानी कि चालू रहता है। लेकिन जब जो फर्टिलाइज एग है, वो फर्टिलाइज एग जब आके गर्भाशय में ना जोड़ के वहां पे इम्प्लांट ना होके कहीं और दूसरी जगह में अगर वो चिपक जाता है, यानी कि इम्प्लांट हो जाता है, और वहां पे जब प्रेगनेंसी पनपने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का थोड़ा सा हम लोग इसका कारण जानने की हम लोग कारण के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो उसमें जो कारण जो होता है, सबसे पहले तो एक मुख्य कारण देखा गया है कि फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन का होना, इसको हम लोग बोलते हैं साल्पिंजाइटिस भी बोलते हैं। या फिर पिल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जैसे सर्विक्स हो, जो कि गर्भाशय के निचले भाग को हम लोग सर्विस बोलते हैं, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो तो उसको हम लोग सर्विसाइटिस बोलते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। या फिर अगर आपको ऑलरेडी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुका हो, तो दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का संभावना रहता है। और जब अंडा जो फर्टिलाइज एग जो फैलोपियन ट्यूब से होके जब गर्भाशय में आता है, तो उसमें जो फैलोपियन ट्यूब में अगर कोई गड़बड़ी हो, उसका बनावट, फैलोपियन ट्यूब का कार्यशैली में कुछ गड़बड़ हो, तो वो भी एक कारण बनता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। जैसे अगर धूम्रपान करते हैं, फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी कि कॉपर टी लगाते हैं, या सबसे यानी कि गर्भनिरोधक गोली अगर लेते हैं, तो ये क्या करता है कि फैलोपियन ट्यूब का कार्यशैली को ये उसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। तो उससे क्या होता है कि फर्टिलाइज एग आपका गर्भाशय में आने में दिक्कत हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। और दूसरा हो गया, या फिर आप कोई ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स ले रहे हैं, यानी कि ओवरी को ज़्यादा फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाने का काम करता है ये सब दवाई। तो जैसे क्लोमिफेन साइट्रेट हो या फिर कोई हार्मोन इंजेक्शन हो, तो इससे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का संभावना रहता है, कारण पाया गया है इसलिए भी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होता है वो 35 से लेकर 40 साल की उम्र में स्त्रियों में सबसे ज़्यादा देखा गया है। तो फ्रेंड, ये तो रहा कुछ कारण, जो कॉजेस जो होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। अब हम बात करते हैं इसका लक्षण के बारे में। देखिए, जैसे जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होता है, मान लीजिए अगर फैलोपियन ट्यूब में है, प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में अगर ग्रो कर रहा है, तो देखिए जब गर्भाशय में जब प्रेगनेंसी अगर बढ़ता है, ग्रो करता है बच्चा, तो गर्भाशय का जो यूट्रस भी होता है वो भी ग्रो करता है, ताकि बढ़ता हुआ जो बच्चा है उसको जगह देने के लिए। लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी अगर फैलोपियन ट्यूब में हो या कहीं और जगह हो, तो जैसे वो बच्चा बढ़ने लगता है, यानी कि ओवरी जब बढ़ने लगता है, तो साथ में वो जो फैलोपियन ट्यूब बढ़ नहीं पाता है, तो क्या होता है कि वो बाद में या वो फट सकता है। तो फटने से फिर ब्लीडिंग होता है। तो देखिए, लक्षण को हम लोग इसको 3 भाग में भाग करते हैं, ताकि आपको समझाने में मुझे आसान हो। देखिए, इसमें आपका योनि से ब्लीडिंग हो सकता है, इसको हम लोग परवेजाइनल ब्लीडिंग बोलते हैं। अब इसमें भी देखिए
इसमें भी 3 तरह का, प्रेगनेंसी में 3 तरह का ब्लीडिंग होने का संभावना होता है। एक हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जब भी अगर जो फर्टिलाइज एग जो होता है जब गर्भाशय में आके चिपक जाता है उसके बाद जो ब्लीडिंग होता है उसको हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के करीब करीब 10 से 14 दिन के अंदर होता है और इसमें हल्का फुल्का आपको ड्रॉप ऐसा ब्लीडिंग होगा और वो ऐसा एकदम लाइट कलर का, लाल कलर का ब्लीडिंग होता है। इसमें ज़्यादा आपको पेन नहीं होगा और ये कभी कभी आपका पीरियड के साथ भी कॉन्साइड कर सकता है। पीरियड अब जब आपको पीरियड आना हो वो ना आके ये ब्लीडिंग आपको हो सकता है, तो इसको हम लोग का इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। और दूसरे तरह का ब्लीडिंग होता है यानी कि शुरुआती प्रेगनेंसी आपका खराब हो जाता है, तो इसको और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो ब्लीडिंग होता है इसको जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, थ्रेटेंड एबॉर्शन यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि शुरुआती प्रेगनेंसी जब लॉस होता है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, साथ में आपका खून का धब्बा जा सकता है योनि से, साथ में आपको कुछ मांसपेशियाँ जैसा टुकड़ा जा सकता है और आपको पेट में दर्द हो सकता है। और जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है उसमें भी ब्लीडिंग रहेगा और साथ में आपको दाहिनी तरफ या बाईनी तरफ आपको दर्द हो सकता है अगर आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं फटा हो तो। आप देखते हैं जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे ही बढ़ने लगता है और जो ट्यूब में फट जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण होता है। सबसे पहले तो आपको तेज पेट में दर्द हो सकता है क्योंकि इसमें योनि से जितना ब्लड निकलता है उससे ज़्यादा ब्लीडिंग आपका पेट में निकल जाता है। अब आपको तेज पेट में दर्द होगा, तो निचले तरफ, पेट का निचली तरफ दर्द होगा, दाहिने तरफ या बाईं तरफ ज़्यादा दर्द होगा और आपका पेट में छूने से आपको काफ़ी दर्द महसूस होगा, उसको हम लोग टेंडरनेस बोलते हैं। और साथ में आपको राइट या लेफ्ट शोल्डर में आपको पेन रहेगा, उसके बाद आपको थकान सी महसूस होगा, उसके बाद आपको आप फेंट हो सकते हैं, आपको पसीना आ सकता है और साथ में आपको मतलब आप शॉक में जा सकते हैं और आपका दिल की धड़कन तेज हो सकता है, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो ये हम लोग को बताता है कि आपका पेट के अंदर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो फट चुका है और काफ़ी ज़्यादा पेट में ब्लीडिंग हो रहा है। तो इस समय आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना, हो सकता है आपका ऑपरेशन भी करना पड़े या फिर आपको बहुत ज़्यादा रक्त डोनेट यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी लग सकता है। तो ये स्थिति मेडिकल इमरजेंसी होता है, इसमें मरीज का जान भी जा सकता है और ये स्थिति को पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड, ये तो रहा लक्षण के बारे में। और जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब नहीं फटता है तो आपको किसी को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा, यानी कि कोई लक्षण भी नहीं होता है सिवाय थोड़ा सा पेट में दर्द और हल्का फुल्का योनि से ब्लीडिंग होना। ये रहा अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का लक्षण। अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपका मासिक रुक जाता है यानी कि आपका पीरियड मिस हो जाता है तो उस टाइम पे हम लोग पेशेंट को 7 दिन तक या फिर 10 दिन तक वेट करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद अगर आपके ऊपर कुछ प्रेगनेंसी का लक्षण आने लगा तो हम लोग एक यूपीटी कराते हैं यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं। जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव रहता है उसके बाद फिर हम लोग एक पेशेंट का स्कैन कराते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवेजानल सोनोग्राफी। अब जब ट्रांसवेजानल सोनोग्राफी हम लोग करते हैं तो अगर आपका प्रेगनेंसी का अवधि अगर 5 वीक से ज़्यादा हो यानी कि 5, तो उसमें जेस्टेशनल सैक बोल के एक चीज़ होता है जो कि गर्भाशय के अंदर दिखाई देता है। वो एक जब फर्टिलाइज एग जब वहाँ पे गर्भाशय में जुड़ जाता है तो उसी को हम लोग जेस्टेशनल सैक बोलते हैं। अगर मान लीजिए 5 वीक से ऊपर हो प्रेगनेंसी का अवधि और हम लोगों को अगर ट्रांसवेजानल सोनोग्राफी में यूटेरस के अंदर जेस्टेशनल सैक नहीं दिखाई दिया तो फिर ये शंका बन सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। तो जब अल्ट्रासाउंड के बाद अगर गेस्टेशनल सैक नहीं दिखा तो हम लोग एक टेस्ट करते हैं ब्लड का एक टेस्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बीटा एससीजी। तो बीटा एससीजी हम लोग पेशेंट को कराते हैं। जब भी बीटा एससीजी करते हैं तो एटलीस्ट आप 2 या 3 घंटा पानी ना पिए
और हो सके सबसे ज़्यादा सुबह ही ये टेस्ट कराइए। अगर बीटा एचसीजी अगर आपका 1500 MIU से ऊपर है तो ज़्यादातर ये संभावना बना रहता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। उसके बाद फिर हम लोग 48 घंटा के बाद फिर हम लोग दोबारा इसको रिपीट कराते हैं। अगर ये डबल ये वैल्यू अगर 1500 से अगर 2 गुना 3 गुना बढ़ता है और फिर गेस्टेशनल सैक भी नहीं दिखाई दे रहा है तो ये संभावना काफ़ी ज़्यादा होगा एक्टोपिक होने का। अब देखिए, जब भी कभी भी अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम लोग को पता लगता है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में या फिर पेल्विक अल्ट्रासाउंड में, और फिर उसका अगर बीटा एचसीजी लेवल जो है अगर कम हो रहा है यानी कि 1000 से कम हो रहा है तो उसको हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं, यानी कि हम लोग केयरफुली पेशेंट को देखते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो अपने आप हम लोग इसमें ये सोच के चलते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर कहीं भी हो वो अपने आप वहाँ से खत्म हो जाए, गायब हो जाए। अब फिर दूसरा टाइप का जो होता है इसमें हम लोग सिम्टोमेटिक बोलते हैं या फिर एसिम्टोमेटिक, यानी कि सिम्टोमेटिक जिसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी फट गया हो और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा हो तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होता है। इसमें हम लोग इमरजेंसी लेप्रोटोमी भी करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी ब्लीडिंग हुआ है आपका पेट के अंदर उसको हम लोग निकाल देते हैं, फिर अच्छा से साफ वाफ करके फिर जो फटा हुआ फैलोपियन ट्यूब है उसमें से जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी फट गया है उसको हम लोग निकाल देते हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो आपको रक्तदान भी का ज़रूरत पड़ सकता है, यानी कि आपको ब्लड भी चढ़ाया जा सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये प्रोसेस को हम लोग साल्पिंजेक्टोमी बोलते हैं। कभी कभी साल्पिंजेक्टोमी यानी कि फैलोपियन ट्यूब को काट के निकालने के साथ साथ कभी कभी हम लोग ओवरी भी निकाल देते हैं। तो उसको अब देखिए, दूसरा होता है अगर किसी का एक्टोपिक प्रेगनेंसी फटा नहीं हो तो उसको हम लोग दो तरीके से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। एक तो होता है इंजेक्शन लगा के, या फिर हम लोग लेप्रोस्कोपी के जरिए या फिर पूरा ओपन सर्जरी करके ट्यूब में जहाँ पर प्रेगनेंसी है उसको हम लोग काट के वो प्रेगनेंसी को निकाल के फिर हम लोग ट्यूब को रिपेयर करते हैं, यानी कि दोबारा उसमें सील देते हैं। तो इसको हम लोग साल्पिंजेक्टोमी, सिंपल साल्पिंजेक्टोमी भी बोलते हैं। और दूसरा जो इंजेक्शन लगाने का जो प्रतिक्रिया होता है उसमें हम लोग एक इंजेक्शन देते हैं, उसको हम लोग मिथोट्रेक्सेट बोलते हैं। तो मिथोट्रेक्सेट जब देते हैं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होता है वो वहीं पे वो डेथ का वो सेल यानी कि वो खत्म हो जाता है। तो इसमें हम लोग एक इंजेक्शन भी लगाते हैं या फिर बहुत एक साथ में 3-4 बार इंजेक्शन भी लगाते हैं, डिपेंड करता है। तो मिथोट्रेक्सेट इंजेक्शन जब लेते हैं तो आप डॉक्टर के एकदम करीब संपर्क में रहने के लिए आवश्यकता होता है। और अब बात करते हैं कि ये ट्रीटमेंट के बाद आपका दोबारा प्रेगनेंसी होने का संभावना कितना रहता है। देखिए, जब आप ऑपरेशन करते हैं या फिर हो सकता है आपका एक ट्यूब खराब हो गया हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि फैलोपियन ट्यूब एक्टोपिक प्रेगनेंसी फटने के कारण, तो दूसरा ट्यूब से भी आप आराम से आप प्रेगनेंसी हो सकते हैं। बशर्ते आपको जब भी आप प्रेगनेंसी का प्लान करते हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क में रहना है, क्योंकि अगली बार फिर एक्टोपिक होने का संभावना इसमें ज़्यादा रहता है। तो इसी तरह से आप कंटिन्यूसली डॉक्टर के साथ फॉलोअप करते रहिए, क्योंकि एक फैलोपियन ट्यूब निकाल दिया गया है तो दूसरा फैलोपियन ट्यूब में जो अंडा जो एग्स होता है, जो ओवरी होता है, वो ओवरी भी आपको फिर से कंसीव करने में मदद कर सकता है। तो इसमें हम लोग वही करते हैं, जब भी आप प्लान करते हैं प्रेगनेंसी तो आपको डॉक्टर से संपर्क में रहना पड़ेगा। फिर आपका बार बार अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, रिपीटेड ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी किया जा सकता है। जब गैस्टेशनल सैक जब गर्भाशय में दिखने लगेगा फिर कोई टेंशन नहीं होगा, फिर आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी फिर चालू रहेगा। तो फ्रेंड, ये रहा छोटा सा जानकारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।